Jai Hind and most welcome to all of you. Again, the session is very important and special because we are going to study a very interesting and unique type of short story that is written here on the top of the board. You can see here the green leaves. और आज की सेशन हम लोग बाइलिंगुअल वे में कंटिन्यू रखेंगे ताकि हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी को आसानी से समझ सकें। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या DSSB की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस शॉर्ट स्टोरी से। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये शॉर्ट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग BA इंग्लिश ऑनर्स या मास्टर इन इंग्लिश की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में ये समरी शॉर्ट स्टोरी का पूछा जा सकता है या कोई भी वे में एलिमेंट्स या थीम को डिस्कस करने के लिए कहा जा सकता है। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में इस कहानी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और फ्रेंकली स्पीकिंग द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल मेक दिस स्टोरी मच मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम माई ओन साइड। इफ़ यू आर रेगुलर in this video from the beginning to the end, don't worry at all, the story will be highly interesting and unforgettable for you ever in your life. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे देखिएगा द टाइटल का जो नाम लिखा गया है ना इस शॉर्ट स्टोरी का, वो है द ग्रीन लीव्स। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये टाइटल द ग्रीन लीव्स क्यों लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके मन में सवाल है कि इस टाइटल का क्या मतलब हो सकता है, तो ये ऐसा स्टोरी है जब हम लेकिन इसमें आगे प्रोसीड करेंगे ना तो सारा चीज़ A to Z क्लियर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में जब आएंगे ना इग्नू के या किसी भी चीज़ में, तो आप इतने खुश हो जाएंगे, आप आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। सबसे पहले बता लेते हैं, द ग्रीन लीव्स एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। और इसको लिखा किसने है, तो ग्रेस ओगॉट राइटर का नाम है। और राइटर का नाम याद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये लगता है कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन देखिए कोई भी राइटर डेट ऑफ पब्लिकेशन या ईयर को याद करने के लिए कुछ ना कुछ लोगों या टेक्निक फिट करना होता है। तो द ग्रीन लीव शॉर्ट स्टोरी है, इस राइटर का नाम जिसने लिखा है उसका है ग्रेस ओगॉट। इसको याद रखिएगा कि ग्रेस का मतलब होता है दया, कोड वर्ड अपना फिक्स कर लेंगे, और गॉट मीन्स क्या होता है ये आपको पता है, तो उस हिसाब से आप याद रखेंगे। आपको याद हो गया होगा द ग्रीन लीव्स एक शॉर्ट स्टोरी है और इट हैज़ बीन रिटन बाई ग्रेस ओगॉट। और ये कहाँ के राइटर हैं, तो ये अफ्रीका के हैं। अफ्रीका में एक केनियन जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो केनियन राइटर हैं ग्रेस ओगॉट, और इसको पब्लिश किया गया है 1968 में, 1968 में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होने वाला है, ये एग्जाम में पूछता है। जो लोग यूजीसी नेट या बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि द ग्रीन लीव्स जो शॉर्ट स्टोरी है ये सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुई है। तो याद रखिएगा, ये लैंड विदाउट थंडर एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का नाम है। तो लैंड विदाउट थंडर क्या है, तो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हुए हैं और साथ में ये भी पब्लिश हुआ है द ग्रीन लीव्स। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, ये एग्जाम में पूछ दे कि द ग्रीन लीव्स किस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में पब्लिश हुई है, तो उस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का नाम क्या है। तो याद रखिएगा लैंड विदाउट थंडर यही नाम रखा गया है। इसी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में द ग्रीन लीव्स को 1968 में पब्लिश किया गया है। क्योंकि ये सब ऐसे चीज़ हैं, थोड़ा सा हम लोगों को बहुत स्पेशल वे में ध्यान देना होता है। बाकी स्टोरी में कोई जान नहीं है, अगर एक बार स्टोरी चलेगी तो आपके दिमाग में सारा प्लॉट क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में जब हम इग्नू हो या DU हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जब इसका समरी या स्टोरी प्लॉट या कोई भी थिंग लिखने को आएगा तो वो हम लोग आसानी से लिख डालते हैं, क्योंकि वो जस्ट लाइक स्टोरी के वे में हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मेन इन्फॉर्मेशन होता है ये यही है, डेट को याद करना, पब्लिकेशन को याद करना, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन क्या नाम याद करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो थोड़ा सा बस ध्यान देंगे। बाकी आंसर लिखना हो लॉन्ग आंसर आपके एग्जाम में, तो ये भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी दिमाग में रहना चाहिए जो अब शुरू होने वाली है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द ग्रीन लीव्स। आपको पहले ही बता देते हैं कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने ध्यान को यहीं पे सेंटर में लगा के रखिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए। एक बार अगर अटेंटिव होकर इस कहानी को सुन लेंगे ना तो वादा है आप भूलने में भी मतलब भूल भी नहीं पाएंगे। तो ये इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टर्स ये देखिए मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे देखिए नयागर, नया मुल्हे, ओमोरो और ओलिएलो। अब आप कहेंगे कि साला कैरेक्टर का नाम याद करना भी बहुत बड़ी चैलेंज है, उसको भी हम लोग कोई ना कोई टेक्निक या लोगों से याद करेंगे।
यहाँ पे देखिए 4 कैरेक्टर है, इसी के इर्द गिर्द ये शॉर्ट स्टोरी द ग्रीन लीव्स मूव कर रहा है। अब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब कैरेक्टर को याद करते हैं। यहाँ पे देखिए नया घर या नया मुंडे, तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग नया पुराना अपने लाइफ में अक्सर ये फ्रेज या वर्ड यूज करते रहते हैं। तो नया से याद रखेंगे कि नया से 2 कैरेक्टर का नाम है, क्या है भाई, तो नयागर और नया मुंडे। अब जांचते हैं कि ये नयागर कौन है, इसका क्या रोल है इस स्टोरी में। तो ध्यान रखिएगा, नयागर जो है ना, इस कहानी का मेन प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, ठीक है। और अब इसके बारे में आगे जानते हैं कि नयागर जो है एक बहुत रिच इंसान है। इसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। घर है, बंगला है, गाड़ी है, मवेशियाँ कैटल्स भी हैं, लैंड्स भी हैं। ही हैज़ एवरीथिंग। ही इज़ अ वेरी प्रॉस्परस एंड रिच पर्सन इन दिस स्टोरी, इन दिस शॉर्ट स्टोरी। ये बहुत अमीर आदमी है। और सबसे बड़ी बात, आगे जब हम लोग ये जाते हैं तो नयागर के 3 बीवियाँ हैं। इतना होने के बाद भी इसके पास 3 बीवियाँ होती है, बहुत बड़ी बात। 3 बीवी हैं और 14 बच्चे हैं, ये तो और बड़ी बात हो गई। 14 बच्चे हैं इसके। और इसके ये जो नया मुंडे है ना, ये इसकी नई बीवी है, अभी नई शादी हुई है इसका, तो नया मुंडे है। इसके 2 बीवियाँ और हैं जो इस स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है। ये जो राइटर है, हो सकता है इसको मेंशन करना उचित नहीं समझता होगा, क्योंकि अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है थीम्स ऑफ द स्टोरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग आंसर अपने एग्जाम में लिखने वाले हैं। तो थीम्स ऑफ द स्टोरी आपको लाइटली बता देते हैं क्या है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इस द ग्रीन लीव्स का जो शॉर्ट स्टोरी है, इसका थीम्स है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट थीम है वो है वायलेंस, दूसरा है ट्रेडिशनल कंसेप्ट, और तीसरा है मॉडर्निटी, और चौथा है नीड। इसी तरह से ग्रीड भी है, सुपरस्टिशन भी है, और सबसे बड़ी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका थीम है इस स्टोरी का, वो है कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म, तो आप समझते होंगे कि ये कोलोनियलिज्म क्या है। तो कोलोनियलिज्म पे ना लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि द ग्रीन लीव्स के कोलोनियलिज्म के बारे में प्रकाश डालिए। तो एक्सप्लेन द कोलोनियलिज्म इन द स्टोरी ऑफ द ग्रीन लीव्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1968, या उस समय की कहानी के ऊपर ये कोलोनियलिज्म का क्या प्रभाव था, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप अच्छा से समझते होंगे कोलोनियलिज्म का क्या मतलब होता है। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री के ऊपर कब्जा करता है, तो उसके मकसद होते हैं कि वो चाहता है कि यहाँ पे हम अपने आप को बिजनेस स्प्रेड करें और यहाँ के माल पानी को कैप्चर करें, एक्सेप्ट करें। तो यही होता है कोलोनियलिज्म। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ना, तो हमारे देश में भी और अलग अलग और देशों में भी वो आक्रमण किए थे, और अब दूसरे देश को या हमारे देश को भी बहुत दिनों तक गुलाम बना के रखा था हमारे अंग्रेज़ों ने, ये हमारे कहते हैं अंग्रेज़ों ने हमारे देश को। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है कोलोनियलिज्म। तो यहाँ से बाहर के लोग आकर के हमारे देश में शासन करते हैं, और हम लोग उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और हमारे ही धन संपत्ति को वो लूटता है, और हमारे माल पानी को वो अपना समझता है। इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं कोलोनियलिज्म। तो इस स्टोरी में कोलोनियलिज्म भी है, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि इस स्टोरी में ब्रिटिशर्स का भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कहाँ पे पड़ेगा, तो अफ्रीकन केनियन जो है जगह, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का शासक था, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। आज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नयागर के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ये बहुत अजीब टाइप का चैंपियन आदमी है। केनियन में इसके 3 बीवियाँ हैं। तो यहाँ केनियन का रूल था कि जो आदमी कैपेबल है, प्रोस्परस है, रिच है, वो एक से अधिक शादियाँ कर सकता है। तो इसी सिलसिला में, क्योंकि ये बहुत अमीर आदमी है, इसके पास पैसा वैसा की कोई कमी नहीं है, इसीलिए ये 3 शादी किया है नयागर। इसकी 3 बीवियाँ हैं और 14 बच्चे भी हैं। नया शादी हुआ है इसका नया मुंडे के साथ, ये तीसरी बीवी है इसकी। अब कहानी को अब सिलसिलावार ढंग से शुरू करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो नयागर है, ये अपने रूम में सोया रहता है गहरी नींद में, और जब ये सोया रहता है तो उसके कान में पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत सारे पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तब ये जगता है और सोचता है कि हो ना हो कि वो सपना सुन रहा होगा, फिर से सो जाता है। फिर से उसके कान में पैरों के चलने की, मतलब फुटप्रिंट्स के हेवी आवाज़ उसके कानों में सुनाई देता है। अब ये नयागर बेड पर उठ जाता है, कमरे से बाहर आता है और देखता है कि इसकी बीवी भी कमरे में नहीं है, बेड पे नहीं है, कहीं गायब है। बिना बताए उसको कहीं वो इसकी बीवी जो है, ये नया मुंडे, कहीं चली गई है। अब ये गुस्सा से लाल पीला हो जाता है और कहता है कि आने दो, तो हम उसको बताते हैं। बिना बताए कहीं निकल जाती है, और फिर से उसको ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आवाज़ सुनाई देने लगता है,
फुटप्रिंट्स का, पैरों के धम धम चलने की आवाज़ें। तो रूम से बाहर जाके देखने की कोशिश करता है कि आवाज़ आ कहाँ से रहा है। तब वो उसकी नज़र पड़ती है एक 100 लोगों के लार्ज ग्रुप के ऊपर, जो लोग दौड़ रहे थे, पीछा कर रहे थे एक 5 लोगों के स्मॉल ग्रुप को। तो इस दृश्य को देखकर, इस वायलेंस को देख करके, अब ये ध्यान रखिएगा कि कह देगा आपके एग्जाम में कि द ग्रीन लीव्स के वायलेंस का थीम क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यही वायलेंस है। 100 लोगों का ग्रुप स्मॉल 5 लोगों के ग्रुप के पीछे रनिंग कर रहे हैं और सब के चेहरे पे गुस्सा है। सब लोग उन 5 लोगों को पकड़ के मारना चाहते हैं। तो ये नायागर भी दौड़ते दौड़ते ना उस ग्रुप में शामिल हो जाता है, 100 लोगों के ग्रुप में, और जानने की कोशिश करता है। तब इसको पता चलता है कि ये जो 100 लोगों का ग्रुप है वो 5 लोगों के ग्रुप के पीछे क्यों पीछा कर रहे हैं। ये इसलिए पीछा कर रहे थे क्योंकि ये 5 लोगों का जो ग्रुप है ना, वो चोरों का ग्रुप है, और वो चोर लोग इन लोगों के घर से सामान चोरी करके भाग रहे थे, मवेशियों को चुरा करके भाग रहे थे। इसलिए 100 लोग उन लोगों के पीछे मारने के लिए दौड़े पड़े थे। तो इसी सिलसिला में ये भी दौड़ते दौड़ते उन लोगों के साथ उनका कंपनी देने लगता है और बन जाता है। और इस प्रोसेस में होता ये है कि जो 5 चोर आगे आगे भाग रहे होते हैं, वो उनके अंदर फियर है, क्योंकि आपको पता ही है जब चोरी करके कोई भागता है तो उसको डायरेक्शन नहीं पता रहता। जो डायरेक्शन, जहाँ का डायरेक्शन मिल जाए उसी डायरेक्शन में भागता है। तो इन लोगों को भागना चाहिए था, एक राइट डायरेक्शन है पुल की तरफ, लेकिन ये लोग पुल की तरफ नहीं भागते हैं। ये लोग साइड से निकलते हैं और आगे नदी होता है जिससे ये घिर जाते हैं। अब नदी से जब ये घिर जाते हैं तो तत्काल उसमें से 5 लोगों में से 3 लोग नदी में छलांग लगा देते हैं। छलांग लगाते हैं और तैर के भाग जाते हैं, और उसमें से 2 लोग रह जाते हैं। 2 में से एक को, ये देखिए, ओमोरो ने पकड़ लेता है। जब ओमोरो उस चोर को पकड़ता है तो उस चोर के पास ना चाकू होता है, बहुत खतरनाक, और उस चाकू से ओमोरो के गर्दन पे वार करता है। ओमोरो मरते मरते बचता है। ओमोरो बहुत बुरी तरह से वुंडेड हो जाता है। तब नायागर ने उसको बैंडेज पट्टी करता है, और बैंडेज पट्टी कर करके उसको ठीक करता है। लेकिन जो वो चोर था, जो ओमोरो के गर्दन पे वार किया था, वो भी नदी में छलांग लगाता है और निकल जाता है। और एक चोर बच जाता है जो बहुत थका हुआ था, टायर्ड था दौड़ने के सिलसिला में, और उसकी सांसें चढ़ चुकी थी और वो बुरी तरह से ज़मीन पर लेटा हुआ था, गिर गया था। और वो आसानी से 100 लोगों के ग्रुप के द्वारा पकड़ा जाता है, और उसको चारों तरफ से घेर करके ये जो 100 लोगों का ग्रुप है ना, लातों और घूसों से बरसात कर देते हैं। और होता ये है कि वो अब मरने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि वो ही वाज बीटन ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक एक फ्रेज है, मतलब होता है कि अधमरा कर देना, लाल पीला कर देना मार मार के। तो चोर को ये 100 लोगों ने क्या किया है कि मार मार के लाल पीला कर दिया है। ये मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो में मेरा आवाज़ हो सकता है कि आपको कम सुनाई दे, तो आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको ये स्टोरी क्लियरली सुनाई दे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो एक चोर बचा है, इसको इन लोगों ने बुरी तरह से ब्लू एंड ब्लैक पीटा है, यानी कि लाल पीला कर दिया है उसको, और वो मरने के स्टेज में आ गया है। अब वो लगता है कि अब वो दम तोड़ देगा। तो उसी में एक लीडर है जिसका नाम है ओलिएलो। ओलिएलो उन 100 लोगों का, यानी कि गाँव का लीडर है। तो ये ओलिएलो जो है गांव का लीडर तो है, और साथ साथ में नायागर का कज़न भी है। तो पूछ देगा कि नायागर का कज़न का नाम द ग्रीन लीव्स शॉर्ट स्टोरी में क्या है, तो ओलिएलो है। ओलिएलो क्या था, तो जितने भी केनिया गांव के लोग थे उसके लीडर था ये। तो ये 100 लोगों के, लगभग 100 लोगों का भीड़ है, मतलब ऑलमोस्ट, उनको ये कंट्रोल करता है। कहता है कि देखो, मारने से कुछ नहीं होगा, मत मारो इसको, क्योंकि ये अब जिंदा ही नहीं है, हमको लगता है ये मर जाएगा, ये अपने आप मर जाएगा। और दूसरी बात, नहीं मारने को बोलता है, क्योंकि कहता है लोगों से कि अगर तुम लोग मारोगे या हम लोग इसको मारेंगे, या हम लोगों के मारने से अगर ये मर गया तो ये प्रेत बन करके, भूत बन करके हमारे गांव में घूमेगा, हम लोगों को परेशानी होगी। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल थॉट आता है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपसे कि द ग्रीन लीव्स का ट्रेडिशनल थीम क्या है, तो ट्रेडिशनल थीम यही है। सुपरस्टिशन थीम क्या है, तो सुपरस्टिशन थीम यही है। ये अंधविश्वास में विश्वास करते कि लोग मर जाएंगे तो भूत बन जाएंगे, प्रेत बन जाएगा, ये, और इस तरह का सुपरस्टिशन को इसमें दिखाया गया है। तो पेपर में किसी तरह से ये क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि द ग्रीन लीव्स में सुपरस्टिशन का प्लॉट को डिस्कस कीजिए। तो यही है सुपरस्टिशन का प्लॉट कि ओलिएलो जो है सब लोगों को समझाता है कि अगर आप लोगों के मारने से ये चोर मर गया तो ये चोर आत्मा बन करके पूरे गांव में भटकेगा और हम लोगों को परेशान करेगा। तो इस बात को सहमत होकर के पूरे गांव लोग मारना बंद कर देते हैं और पूछते हैं कि तो आगे क्या किया जाए। तो ये लोग कहते हैं छोड़ दिया जाए, ये मर जाएगा, इसको ढक दिया जाए। तो ढकने के लिए जब बात आती है
तो ग्रीन लिप्स दिखाई देता है चारों तरफ। तो ग्रीन लिप्स ला करके वो चोर के ऊपर ढक दिया जाता है पूरे उसके बॉडी को, और ये मान लिया जाता है 100 लोगों के द्वारा, और जितने भी गांव के लोग हैं मान लेते हैं कि अब ये जिंदा ही नहीं है, मर गया होगा अब। लेकिन इसके बॉडी को अभी ठिकाना नहीं लगाना है। अब रात काफ़ी हो गई है, हम लोग अपने अपने घर चलेंगे, खूब सुबह में आएंगे और इसके बॉडी को ठिकाना लगाएंगे। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, कोई भी चीज़ हम लोग मनमानी नहीं कर सकते थे, सीक्रेटली करते थे। लेकिन अब सारे लोग अंधेरा होने के चलते ये लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्टोरी बोल रहा है ये थर्ड पार्टी नरेटर है। अब यहाँ पे आ जाइए, पॉइंट ऑफ व्यू कह देगा कि इस स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो थर्ड पार्टी नरेटर है जो अननेम्ड नरेटर है। इस स्टोरी में उसका नाम नहीं लिया गया है, वो थर्ड पार्टी है जो इस स्टोरी को देखता है, और राइटर ने इस स्टोरी को मतलब राइटर के द्वारा ये कंपोज किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टोरी द ग्रीन लीव्स। तो दिस इज narrated by the third party narrator that is unknown, that is not clearly mentioned in the story। इस स्टोरी में उस थर्ड पार्टी का नाम नहीं लिया गया है। अब सारे 100 लोगों का जो ग्रुप था वो लोग चोर को ग्रीन लीफ से ढकने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जब ये लोग अपने अपने घर जाते हैं तो इनकी पत्नियां इनसे मिलती हैं और ये देख करके कंप्रोमाइज़ करती है कि चलो घर तो आ गए, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करती कि आखिर ये लोग इतना लेट क्यों आए और कर क्या रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी था कि चोर के ये लोग पीछा करते हुए गए थे, तो फिर उस चोर का क्या हुआ इस बारे में वो लोग बात नहीं करते, कहते कि छोड़ो जो हुआ सो हुआ, आप लोग तो घर आ गए। लेकिन उसमें नयागर जब अपने घर जाता है तो वो सोचता है कि फ्रेश व्रेश होते हैं, अपना रिफ्रेशमेंट लेते हैं और बेड पे जाते हैं। लेकिन उसके पहले उसके मन में ख्याल आता है, वो सोचता है कि क्यों ना हम चोर के पास जाएं, और उस चोर है, चोरी किया होगा, उसके पास अच्छा माल होगा, मतलब चोरी किया होगा तो कुछ पैसा वैसा होगा, तो हम उसके पैसा चुरा लेते हैं। यहाँ चोर के पैसा को चोरी करने की बात को सोचता है कौन, नयागर, और सोचता है कि जाकर के चोरी कर लेते हैं। अब सोचिए इस इंसान के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इसके मन में क्या आने लगा, लालच। तो लालच बुरी बला। आपको पता है लालच से इंसानियत खत्म हो जाती है और ह्यूमन वर्चू हमारा डूब जाता है, और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि इंसान की पतन तक हो जाता है, डेथ तक हो जाती है, मौत भी हो जाती है। तो नयागर के मौत का कारण उसकी लालच है। वो इस बात को सोचता है कि हम जा रहे हैं और जा करके चोर के पॉकेट से पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि उसके पास माल तो ज़्यादा होगा। अब ये जाता है तो जब ये इस काम को करने के लिए जाता है अपने मन में लालच को रख करके, तो इसको तरह तरह के एक्सपीरियंस होता है, ध्यान आता है, ख्याल आता है। पहला ख्याल ये आता है, जब ये जा रहा होता है तो उसके मन में डर आता है। डर किसका आता है, ये सोचता ये है कि उसके पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। तो चूँकि उसी के पैर की आवाज़ उसको सुनाई दे रहे थे, लेकिन वो भ्रम में था कि उसका पीछा कोई और कर रहा है। तो पलट के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर कंप्रोमाइज़ करता है कि अरे ये मेरे ही पैर की आवाज़ है, कोई मेरा पीछा नहीं है और ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर आगे बढ़ता है तो फिर दूसरा ख्याल इसके मन में आता है, यार हम चोरी करने जा तो रहे हैं, चोर से उसके पैसे निकालने जा रहे हैं, अगर इसके साथी जो है कहीं वापस आ गए और हमको देख लिए वहाँ पे, तब तो वो लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, तब तो वो लोग हमको मार देंगे। फिर भी ये कंप्रोमाइज़ करता है, कहता है कि अरे इतना पॉसिबल कैसे हो सकता है, हम वो लोग तो खुद भाग चुके हैं नदी क्रॉस करके, कितने लोग तो अपनी जान बचा के भागे हैं, वो लोग नहीं आ सकते। इतना कंप्रोमाइज़ करके वो फिर आगे बढ़ता है। जब वो पहुँच जाता है उस बॉडी के पास जहाँ चोर के बॉडी को ग्रीन लीफ से ढका गया है, फिर इसके मन में एक एक्सपीरियंस आता है, ख्याल आता है, और वो ख्याल ये होता है कि ये सोचता है कि ये तो बहुत घटिया काम है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास इस चोर के पास जितना भी अमाउंट होगा उससे कहीं ज़्यादा तो मेरे पास है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मवेशियाँ हैं, कैटल्स हैं, फिर भी हम इसके अमाउंट को चोरी करने आए हैं। लेकिन फिर वो अपने मन को कंप्रोमाइज़ करता है और ये कहते हुए कंप्रोमाइज़ करता है कि यार जब इतना दूर आ ही गए हैं और इसके करीब आ गए हैं तो अब क्या बचा है, इसके पैसा ही तो निकालना है, बस निकाल के चल देते हैं। अब देखिए लास्ट मोमेंट में इतना गहरा पॉजिटिव इसके जो ग्रीड थे, ग्रीड मीन्स लालच, कि ये लालच उसको फोर्स करता है और यही लालच इसको मौत के करीब ले जाता है। अब ये बेचारा, अब सोचेंगे कि कैसे इसकी मौत होती है, तो आगे देखिए कहानी में मज़ा अब आएगा। ये जो मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग और सैडफुल स्टोरी है एक अच्छा आदमी के लिए, कि ये भी एक लालच में ख़राब हो गया है। अब देखिए यहाँ पे होता ये है कि नयागर ग्रीन लीव्स को हटाता है और चोर के
पॉकेट में हाथ डालता है, तो पॉकेट में हाथ डालता है तो वहाँ इसको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ये फील करता है कि उसके बॉडी वार्म थे, यानी कि हॉट था। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई मर जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, तो उसके जो बॉडी हैं वो कोल्ड हो जाते हैं, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि कहीं ना कहीं ये ज़िंदा तो नहीं है, क्योंकि इसके बॉडी गर्म है। और वाकई में वो बेहोश पड़ा था, चोर मरा नहीं था। और फिर ये समझ जाता है कि ये चोर कहाँ पैसा रखता है। ये चोर पॉकेट में नहीं, नीचे वाले पॉकेट में नहीं, ये गर्दन के पास जो पॉकेट होगा उसमें ये पैसा रखा होगा, ये चोर है। फिर वो गर्दन के पास जो पॉकेट है नया, अगर उसमें हाथ लगाता है, जब उसमें हाथ लगाता है तो पैसा तो इसको पकड़ में आ जाता है, लेकिन तभी ये जो चोर है इसको होश आ जाता है और ये चोर हार्ड हिट करता है नयागर के आंखों के ऊपर, जिससे नयागर बुरी तरह से बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है चोर को, इस अपॉर्चुनिटी का वो लाभ उठाता है। चोर और हार्ड हिट कर करके नयागर को जान से मार देता है और नयागर की डेथ हो जाती है। जब नयागर मर जाता है तो चोर उसी जगह पे नयागर को ग्रीन लीफ से ढक देता है जहाँ ये खुद पहले ढका हुआ था। अब वहाँ से चोर इसको ढक करके भाग जाता है। तो यहाँ पे इसके घर में जो नया मुंधी इसके पत्नी का नाम है, ये चिंतित है कि नयागर अभी तक घर नहीं लौटा है। और ये नयागर के दोनों पत्नियों, जो ओल्ड पत्नियां हैं, उससे जाती है ये नया मुंधी पूछने के लिए कि अभी तक वो आया नहीं, कहाँ रह गया। तो उसके जो पुराने पत्नियां हैं वो बोलती है कि गया होगा कहीं, वो घूमते रहता है, आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो इस बात को लेकर के ये लोग चिंतित हैं। तभी लगभग सुबह का मौसम हो जाता है, टाइम हो जाता है, और गांव के सारे लोग सीक्रेटली जाना चाहते हैं उस चोर के डेड बॉडी को, जो ग्रीन लीफ से ढके हुए हैं, उसको ठिकाना लगाने। तो जितने लोग हैं सब पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे चोर का डेड बॉडी ग्रीन लीफ से ये लोग ढक के आए थे। उनके साथ नयागर की पत्नी नया मुंधी भी जाती है उस जगह पे। जब ये लोग जाते हैं उस चोर के बॉडी को ठिकाना लगाने, तो एक मॉडर्निटी आता है। इसमें कहा जाएगा कि मॉडर्निटी का थॉट एक्सप्लेन कीजिए। तो ओलिएलो जो लीडर है 100 लोगों का, वो वहाँ पे उन लोगों को पहले समझाता है और बोलता है कि देखो, इस केस को अपने हाथ में लेना सही नहीं होगा, इन्फॉर्म करना होगा पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के शासक थे, यानी कि शासन ब्रिटिशर्स का था, और वही होता है कॉलोनियलिज्म। तो आएगा एग्जाम में कि कॉलोनियलिज्म क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो यही है कॉलोनियलिज्म, ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था उस अफ्रीका में, केनियन जो प्लेस था वहाँ पे। तो ये जो ओलिएलो है वो डरता है, कहता है कि देखो भाई, ब्रिटिशर्स हैं, अगर उन लोगों को पता चला कि हम लोगों ने केस को अपने हाथ में लिया है और इस डेड बॉडी को सीक्रेटली ठिकाना लगाया है, आप पता चल जाएगा तो हम लोगों को बहुत बुरी तरह से दंडित किया जाएगा। इसलिए ओलिएलो प्लान बनाता है और कहता है, सारे गांव वालों को राज़ी करवाता है कि देखो, अगर हम लोग पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म तो करते हैं और वो पूछे कि किसने इस चोर को मारा है, तो हम लोग सब एक साथ बोलेंगे कि हम सभी ने मिल करके इस चोर को मारा है। तो गांव के सारे लोग राज़ी हो जाते हैं, और वो गांव के लोग हैं भोले भले, ये समझते हैं कि क्या हो जाएगा, इसमें ये चोरी किया है तो इसको तो दंड मिलना ही था, लेकिन ये एक कानून को हाथ में लेना एक बात हो जाएगी। इसलिए ओलिएलो एक मॉडर्न तरीका से सोचता है इस केस को सोल्व करने के लिए। तो ओलिएलो इन लोगों को इस बात पर राज़ी करवा देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। उधर से जो यूरोपियन पुलिस, ध्यान दीजिएगा, ये जो यूरोपियन पुलिस है वो 2 गाड़ी में आते हैं भर भर के, और उनके साथ एक बहुत कम मात्रा में अफ्रीकन पुलिस भी आते हैं उस डेड बॉडी के पास इस केस को जांच करने के लिए। अब जो आपका यूरोपियन पुलिस का ऑफिसर है वो बड़ी गुस्से में आता है सामने और बोलता है कि तुम लोगों का लीडर कौन है। तो सब लोग खामोश रहते हैं, लेकिन उसी में से ओलिएलो निकल के बाहर आता है, कहता है कि हम हैं इन लोगों का लीडर। तो उससे पूछता है कि सीधा पॉइंट पे आओ, कम टू द पॉइंट, और ये बताओ कि इस चोर का मर्डर किसने किया है। तो जो सारे लोग थे, चूँकि ये सब पहले से ट्रेंड किया हुआ प्लानिंग थी, तो सारे लोग एक ही साथ बोलने लगते हैं कि मैंने किया है। सब लोग एक ही साथ बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इसको मारा है, इस चोर को मारा है। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो और लाल पीला हो जाता है गुस्सा से। तो ही बस्टेड इनटू ए फिट ऑफ पैशन, और कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों ने इसको मारा है, तुम लोगों में से कोई एक मारा होगा, और तुम सब लोग एक साथ इसलिए बोलते हो ताकि तुम लोग इससे बच सको। लेकिन ध्यान रखो,
कि कोई नहीं बचेगा, सजाए सबकी होगी। तो वो ये लो इशारा करता है कि कूल डाउन, देखा जाएगा जो होगा। तो इस पे जो पुलिस ऑफिसर है वो अफ्रीकन पुलिस को कहता है कि इसके बॉडी को, इसके बॉडी पर से, चोर के बॉडी के ऊपर जो ग्रीन लीव्स रखा गया है उसको हटाया जाए। तो उसको हटाने के लिए जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे तो गांव के जितने भी लोग, ऑलमोस्ट 100 लोगों का क्राउड था, वो सारे लोग जा रहे थे एक बार फिर से उस डेड बॉडी को देखने के लिए कि वो तो मर ही चुका होगा, है ना। और उसके साथ साथ ये नयागर की पत्नी जो आई हुई थी, नयामुंद है, वो भी देखना चाहती थी कि ये चोर कैसा है, चलो देख लेते हैं। तो वो भी देखने के लिए जाती है आगे आगे, और जैसे उसके बॉडी से ग्रीन लिप्स हटता है तो उसमें से नयागर का बॉडी दिखता है, और सबसे पहले दिखता है इसी को है, नया मुंधे को। अब नया मुंधे अपने ही हस्बैंड के डेड बॉडी को देख करके चीखने और चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, और कहती है कि ये चोर है, तुम लोगों ने इसे चोर समझ करके और ग्रीन लिप्स के अंदर मार डाला। अब गांव के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्चर्यचकित वे में देखते हैं कि ये तो सारा चमत्कार हो गया, ये तो गजब सा कांड हो गई कि हम लोगों ने चोर को मार करके उसके ऊपर ग्रीन लिप्स से ढका हुआ था, लेकिन ये नयागर यहाँ कैसे आ गया। अब ये लोग को ये बात समझ में नहीं आया कि नयागर आया कहाँ से, नयागर यहाँ पे डेड बॉडी, ये नयागर का डेड बॉडी कहाँ से आ गया, ये कब मरा। अब ये लोग तो ये सोचते थे कि ये तो कल हम लोगों के साथ सारे लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये तो हम लोगों के साथ घर गया था, फिर ये मरा कैसे। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड पार्टी नरेटर है जो अननोन है, इस कहानी को नरेट कर रहा है ये सारा चीज़। तो अब नयागर की डेड बॉडी के ऊपर उसके हस्बैंड, उसकी वाइफ जो है रोने लगती है। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो बोलता है कि डोंट वरी, वी विल जस्ट गोइंग टू इंक्वायर आफ्टर दिस केस, और जो भी इसके मुजरिम होंगे, जो कातिल होगा, उसको पता लगाया जाएगा, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करने का है। लेकिन ये नया मुझे चिल्लाते हुए बोलती है, तो इससे क्या हो जाएगा, केस सोल्व ही कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या मेरा पति जो हस्बैंड मेरा है वो मर गया है, ही विल कम बैक इन लाइफ, क्या वो जीवन में आप वापस आ पाएगा। अब इस पे जितने यूरोपियन पुलिस है और अफ्रीकन पुलिस है अपना सर नीचे झुका लेते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे की कार्रवाई में मेरी हेल्प करो, क्योंकि इस डेड बॉडी को ले जाना होगा पोस्टमार्टम के लिए। अब उसके डेड बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और ये लोग लेके चले जाते हैं। अब गांव के सारे लोग आपस में कंफ्यूज थे, तो द विलेजर्स वेर कंफ्यूज्ड कि अंडर द ग्रीन लीव्स द thief was covered, but how Niagara has come here, this is just like a great secret and this is a matter of surprise for the villagers. गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, ये सरप्राइज की बात थी कि ये साला यहाँ कहाँ से आ गया, हम लोग ने तो चोर को ढका हुआ था ग्रीन लीव्स के अंदर, ये नयागर कहाँ से आ गया। अब इतना अब ये लोग कंफ्यूज थे ही, ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत आश्चर्यचकित हुए में देख ही रहे थे कि उसकी बीवी दुख से चिल्लाने लगती है, पागल की तरह गाना गाने लगती है, दुख से भरा हुआ गाना, और इसी पे ये कहानी ख़त्म होता है। और आगे क्या होता है, क्या हुआ होगा, इट इज़ मोर टू बी इमेजिन दैन टू बी एक्सप्लेन, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज है और एक जस्ट लाइक एक मॉडर्न टाइप का शॉर्ट स्टोरी है, और ये इसी अंदाज में लिखा जाता है, जो भी नॉवेल हो या शॉर्ट स्टोरी हो इसी अंदाज पे लिखा जाता है, और इसको ऐसे जगह पे ख़त्म किया जाता है जहाँ रीडर्स ये उम्मीद करते हैं कि कहानी कुछ और होती या इसका अंजाम कुछ और हुआ होता। तो ये रीडर्स के ऊपर डिसाइड करना है कि आगे क्या हुई होगी। इट इज़ मोर टू बी इमेजिन दैन टू बी एक्सप्लेन फॉर द रीडर्स व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टोरी आफ्टर इट, क्योंकि उसका जो नयागर की पत्नी थी वो दुख से पागल की तरह गाना गाने लगती है, हो सकता है वो पागल हो गई होगी, और गांव के लोग एक दूसरे से के ऊपर आश्चर्यचकित वे से देख रहे थे, और एट द सेम टाइम द शॉर्ट स्टोरी द ग्रीन लीव्स एंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छा से, और यू माइट हैव एंजॉयड द क्लास वेरी सक्सेसफुली। तो वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और यदि आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल मी थ्रू कमेंटिंग, आई विल मेक वीडियो फॉर यू, फॉर योर हेल्प, फॉर योर सपोर्ट। सो वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। थैंक यू।